दीपा की शादी को अभी 20 दिन ही हुए थे। विदाई के वक्त उसकी माँ ने समझाया था, बेटी, ससुराल में अपनी जगह बनानी है तो काम से जी मत चुराना, सास को पूरा आराम देना। दीपा ने माँ की ये सीख गांठ बांध ली थी। सुबह के 6 बजते ही दीपा बिस्तर छोड़ देती, नहा धोकर पूजा करके सीधे रसोई में मोर्चा संभाल लेती। उसकी सास रमा जी, जो पिछले 35 सालों से इस घर की धुरी थी, जब सुबह 7 बजे अपनी आदत के मुताबिक रसोई की ओर बढ़ती तो देखती कि चाय की केतली से भाप निकल रही है, नाश्ते की तैयारी पूरी है और रोटियों के लिए आटा लग चुका है। शुरुआत के 2-4 दिन तो रमा जी को बहुत अच्छा लगा। पड़ोसियों से कहती फिरी कि मेरी बहू तो हीरा है, मुझे तो रसोई में पैर रखने ही नहीं देती। कहती है, माँ जी, अब आपकी उम्र आराम करने की है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए वो आराम रमा जी को काटने लगा। आज रविवार था, घर में सबके लिए छोले भटूरे बनने थे। रमा जी को छोले बनाने का बहुत शौक था। उनके हाथ के अमृतसरी छोले पूरे खानदान में मशहूर थे। वो बड़े उत्साह से रसोई की तरफ बढ़ी। उन्होंने सोचा कि आज बहू को सिखाएंगी कि मसालों का सही अनुपात क्या होता है। जैसे ही वो रसोई के दरवाजे पर पहुंची, उनके कदम ठिठक गए। दीपा पहले से वहां मौजूद थी। कढ़ाई में तेल गर्म हो रहा था और छोले उबल चुके थे। खुशबू बता रही थी कि तड़का लग चुका है। अरे बहू, रमा जी ने फीकी मुस्कान के साथ कहा, तूने छोले बना भी दिए? मैं सोच रही थी कि आज मैं बनाती, सबको मेरे हाथ का स्वाद बहुत पसंद है। दीपा ने मुस्कुराते हुए बिना रुके भटूरे बेलते हुए कहा, माँ जी, आप क्यों तकलीफ करती हैं? मैंने यूट्यूब पर आपकी रेसिपी देख ली थी, कोशिश की है वैसा ही बनाने की। आप बस डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं गर्मा गर्म लाती हूँ। रमा जी चुपचाप वहाँ से हट गई। वो वहाँ जाकर अपने कमरे में खिड़की के पास बैठ गई। बाहर का मौसम सुहाना था, लेकिन उनके अंदर एक अजीब सा तूफान चल रहा था। उन्हें लगा जैसे उनके हाथों से सिर्फ करछुल नहीं छीनी गई, बल्कि इस घर की उनकी सत्ता छीन ली गई। पिछले 35 सालों से रसोई उनका साम्राज्य था। कौन क्या खाएगा, कब खाएगा, ये सब वो तय करती थी। इसी बहाने बेटे पति उनसे जुड़े रहते थे। माँ, नमक कम है, या माँ आज वो बना दो, ये स्वाद ही तो उनकी अहमियत का सबूत थे। लेकिन अब नाश्ते की मेज पर सबने दीपा के छोलों की तारीफ की। वाह दीपा, मजा आ गया, पति ने कहा। बिल्कुल माँ के हाथ जैसा स्वाद है। ससुर जी ने भी हामी भरी। रमा जी चुपचाप खाती रही। किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनकी थाली में भटूरा वैसा का वैसा ही रखा था। उन्हें लग रहा था कि वो धीरे धीरे इस घर के लिए अदृश्य होती जा रही हैं। अगर काम नहीं तो उनकी ज़रूरत क्या है? क्या वो सिर्फ एक पुरानी कुर्सी की तरह घर के कोने में पड़ी रहने के लिए है? दोपहर को दीपा जब काम निपटाकर अपने कमरे में आराम करने गई तो उसे प्यास लगी। वो पानी लेने रसोई में आई। वहाँ का नज़ारा देखकर वो हैरान रह गई। रमा जी रसोई के स्लैब के पास खड़ी थी। वो मसाले के डिब्बे खोलकर एक एक कटोरी को छू रही थी। हल्दी, जीरा, धनिया, जैसे कोई माँ अपने बच्चों को सहला रही हो। उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे और मसाले के डिब्बे में गिर रहे थे। दीपा दरवाजे पर ही जम गई। उसे अपनी माँ की वो कही बातें याद आ गईं कि सास को आराम देना, लेकिन उसे ये नहीं बताया गया था कि गृहिणी के लिए उसका काम सिर्फ काम नहीं, बल्कि उसकी पहचान होता है। उसे छीन लेना उसकी पहचान को ही मिटा देने जैसा है। दीपा दबे पांव वापस मुड़ी। वो अपने कमरे में गई और कुछ देर सोचती रही। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो आदर्श बहू बनने की होड़ में ये भूल गई थी कि रमा जी अभी रिटायर होने के लिए तैयार नहीं है। शाम की चाय का वक्त हुआ। रोज की तरह दीपा ने चाय नहीं बनाई। वो अपने कमरे में ही बैठी रही। 5:30 बज गए। बाहर ससुर जी की आवाज़ आई, अरे भाई, आज चाय मिलेगी या नहीं? रमा जी ने घड़ी की ओर देखा। बहू अभी तक नहीं उठी, कहीं तबीयत तो खराब नहीं? वो चिंतित होकर दीपा के कमरे में गई। दीपा, बेटा तबीयत ठीक है? दीपा बिस्तर पर लेटी मोबाइल देख रही थी। उसने उठकर कहा, हाँ माँ जी, सब ठीक है, बस आज मेरा चाय बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। क्या आप बना देंगी? और हाँ, वो अदरक वाली, मेरे हाथ से वो स्वाद ही नहीं आता जो आपके हाथ में है। सुबह छोले भी फीके ही तो लगे थे मुझे। रमा जी का चेहरा जो सुबह से बुझा हुआ था अचानक से बल्ब की तरह जल उठा। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई। अरे पगली, बस इतनी सी बात, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। तू लेट, मैं अभी बनाती हूँ। और सुन, शाम के लिए पकौड़े भी तल दूँ? अच्छा मौसम है। बिल्कुल माँ जी, दीपा ने उत्साह से कहा। मुझे भी आपके हाथ के आलू प्याज के पकौड़े खाने हैं। रमा जी
पल्लू को कसते हुए एक नई ऊर्जा के साथ रसोई की तरफ भागी। खटखट छन छन की आवाज़ें आने लगी। वो शोर नहीं था, वो रमा जी के जिंदा होने का संगीत था। दीपा ने छिपकर दरवाजे से देखा। रमा जी गैस के सामने ऐसे खड़ी थी जैसे कोई महारानी अपने सिंहासन पर खड़ी हो। वो हुक्म चला रही थी, अरे राजू, जरा बेसन का डिब्बा तो उतार। उस रात खाने के बाद दीपा धीरे से रमा जी के पास गई। माँ जी, एक बात कहूँ? हाँ बोल बहू, हम एक सौदा कर लें? दीपा ने मुस्कुराते हुए कहा, सुबह की भागदौड़ वाली रसोई मेरी, क्योंकि उसमें सिर्फ पेट भरना होता है, लेकिन शाम की और छुट्टी वाली रसोई आपकी, क्योंकि उसमें स्वाद और प्यार चाहिए होता है। मुझसे ये भारी काम अकेले नहीं होता, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं आपकी असिस्टेंट बनूंगी, सब्जियां काट दूंगी, आटा लगा दूंगी, लेकिन हेड शेफ आप ही रहेंगी। रमा जी ने दीपा को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में सिर्फ आंसू थे, लेकिन इस बार ये खुशी के थे। उन्हें समझ आ गया था कि बहू ने काम चोरी के लिए नहीं, बल्कि उनका मान रखने के लिए ये कहा था। चल पगली, रमा जी ने हंसते हुए कहा, मक्खन लगाना तो कोई तुझसे सीखे। ठीक है, मंजूर है ये सौदा। उस दिन दीपा ने जाना कि घर की जिम्मेदारी लेने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि घर के हर सदस्य को ये महसूस कराना होता है कि वो ज़रूरी है। उसने अपनी सास को आराम नहीं, बल्कि उनका खोया हुआ वजूद लौटा दिया था। अब उस घर की रसोई में दो रानियों का राज था। एक के पास जोश था तो दूसरे के पास तजुर्बा, और जिस घर में ये दोनों मिल जाए वहाँ का खाना कभी बेस्वाद नहीं हो सकता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।